दोस्तों ये कहानी एक ऐसी अजीब शर्त की है जिसने सबको हैरान कर दिया। शर्त ये थी कि वो उसी लड़की से विवाह करेगा जो रोज उसके 10 जूतों की मार सह सके। लेकिन सभी ये जानना चाहते थे कि ऐसी शर्त के पीछे का कारण क्या है और ऐसे कौन से माता पिता हैं जो इस शर्त को जानने के बाद भी अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करेंगे। आइए इस रोमांचक और रहस्यमय कहानी को सुनना शुरू करें, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बचपन ही से जिद्दी और घमंडी था। जब वो जवान हुआ तो एक रोज माँ बाप ने नरमी से कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं तुम्हारे लिए कोई नेक लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दें। तो रमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पिताजी हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो रोज हमसे 10 जूते खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो, मैं उसे 10 जूते हुज मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन 10 जूते रोज पीटने के लिए अपनी बेटी इसको देगा। एक दिन उस नगर में एक व्यापारी आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें रमेश के बारे में बता दिया कि उस सेठ का भी एक जवान लड़का है और वो भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। वो व्यापारी रमेश के माता-पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। रमेश भी वही मौजूद था, तो उसने जज से कह दिया, देखिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो रोज मेरे 10 जूतों की मार बर्दाश्त करे। लड़की का बाप ये सब सुनकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा। ये सोचकर व्यापारी वहां से उठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, बेहतर किया जो तुमने इनकार कर दिया।" पास में ही खड़ी उनकी बेटी कोमल ये सब सुन रही थी। कोमल बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता एकदम से हैरान रह गए और बोले, बेटी तुम ऐसे इंसान से विवाह क्यों करना चाहते हो जो तुम्हें 10 जूते रोज मारा करेगा?" कोमल ने कहा, पिताजी मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उससे विवाह करना चाहती है जो 10 जूते उसको रोज मारा करेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाते हुए कहा, अरे पगली, 10 जूते खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल ही उड़ जाएंगे। इसलिए उस सन की व्यक्ति से विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर कोमल नहीं मानी। कोमल के माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, अब बेटा अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, तुम जो कहोगे सो हम तुम्हें देंगे, लेकिन शर्त बदल दो। लड़के ने कहा, देखिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस शर्त वही रहेगी, अगर आपको शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाके ढूंढो। अब लड़की का पिता क्या करता, बेटी की भी तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और कोमल दुल्हन बनकर रमेश के घर आ गई। व्यापारी ने खूब दान दहेज भी दिया था। ससुराल में कोमल का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद उसकी सास ने उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। रात को कोमल अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रमेश आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं।" कोमल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं 10 जूतों से नहीं डरती। लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की, लेकिन आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा। तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते मारेंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वो आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते मारेंगे? जब तक आपकी कमाई से कुछ न खाओ, आपको ये हक कैसे मिलेगा कि मुझ पर हाथ उठाए? पहले कमाई तो कीजिए। ये सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया। वो सोचने लगा कि बात तो ये सही कह रही है, ये सब जो भी है मेरे माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ भी कमाया ही नहीं। रमेश को अपनी पत्नी की ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो उस कमरे से उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई। रमेश की बात सुनकर उसके पिता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा बहू बात तो बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि अब तक तुमने खुद
कुछ नहीं कमाया। रमेश को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने अगले दिन से ही व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीदने और बेचने का काम करते थे। रमेश ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज और व्यापार करने के लिए थोड़ा सा धन दे दो। आप देखना कि मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर रमेश ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते मारूंगा। रमेश सभी से विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी अब ये सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है। ये उनके घमंडी और बिगड़े हुए बेटे को अवश्य ही सुधार देगी। इधर रमेश अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। एक दिन एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं जहाज एक तरफ लगाकर उस नगरी का जायजा लेने के लिए चला गया। वो जिस शहर में रुका था वो ठगों का शहर था। अभी वो कुछ दूर ही चल पाया था कि उसने देखा कि सामने से एक आदमी लाठी के सहारे से चला आ रहा है। वो आदमी रमेश के करीब आकर बोला, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? रमेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, साफ साफ बताओ तुम कौन हो? वो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लिए थे। अब मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। ये लो अपनी 100 स्वर्ण मुद्राएं और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। ये सुनकर रमेश परेशान होकर सोचने लगा, मेरे पास तो कोई आंख नहीं और ना ही मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में कभी बताया। फिर आहिस्ता से कहा, अभी तो ये मुमकिन नहीं, अगली बार आऊंगा तो आंख साथ ले आऊंगा। इतना कहकर रमेश आगे की ओर चलने लगा। तभी उसे एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। सभी के सामने एक आंख वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसे इसके पैसे लौटाने को तैयार हूं। मुझे अभी मेरी आंख वापस चाहिए। अगर ये मेरी आंख वापस लेकर नहीं आया है तो ये अपनी एक आंख निकालकर मुझे वापस करे। आसपास मौजूद लोगों ने भी रमेश को पकड़ लिया और एक आंख वाले व्यक्ति की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। ये सब देखकर रमेश बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो कहने लगा, अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, इसलिए मुझे यहां से जाने दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे वहां से जाने देने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि अभी तुम कुछ पैसे इसे देकर मामला रफा तफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, अगली बार जब आना तो मेरी आंख लेते आना। रमेश से स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो आदमी वहां से रफू चक्का हो गया। रमेश ने सोचा कि चलो बला टले, 50 स्वर्ण मुद्राएं में ही पीछा छूट गया। रमेश यही सब सोचता हुआ नगरी की तरफ चला जा रहा था। कुछ देर में रमेश बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वो यहां से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी रमेश की नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। जब रमेश ने उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसकी आंखों में ही डूब जाए। रमेश को अपनी ओर देखता हुआ देखकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। रमेश उसके पास खिंचा चला गया। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने रमेश से पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? रमेश ने हाँ में सिर हिलाया तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहाँ पर यह परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने रमेश को बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो अंदर से वापस आई तो उसके हाथ में एक सोने का गिलास दूध से भरा हुआ था। उसने वो रमेश को पीने के लिए दिया। रमेश ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध पी लिया। रमेश ने जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा, तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और रमेश के पानी के जहाज में छिपाकर भाग गई। रमेश इन सब बातों से अनजान था। अब वो जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने उससे कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। रमेश ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वो सुंदर स्त्री भी एक ठगी नहीं थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती थी। रमेश तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था।
और वो स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुरा कर हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते देख रमेश से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन रमेश तो अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था कि जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा। उसने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा, मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूं। कोतवाल ने रमेश की तलाशी ली, लेकिन सोने का गिलास उसके पास नहीं मिला। तब वो सुंदर महिला बोली, कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा गिलास अपने जहाज पर छिपा दिया होगा, इसलिए चलकर इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब रमेश के जहाज की तलाशी लेने के लिए गया तो वहां पर उसे सोने का गिलास मिल गया। ये देखकर कोतवाल ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी और रमेश का जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने कारावास में रहने के बाद रमेश जब छूटकर बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। गरीब असहाय की तरह रमेश सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने रमेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को रमेश पर बड़ी दया आई। उसने रमेश से कहा, भाई, ये ठगों की नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो यहाँ रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब रमेश के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। औरत का भेष बनाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए। इधर कोमल अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, बेटी, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। तो कोमल बोली, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, इसलिए आप घर पर ही रहिए। मेरे पति मेरी वजह से ही घर से निकले हैं, इसलिए मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस आप मुझे 2 जहाज और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। सेठ ने 2 जहाज और बहुत सारा धन अपनी बहू को दे दिया। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी, अकेली ना जाओ, हमारे पास हमारे 5 विश्वासपात्र आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ। और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उसे भी अपने साथ लेकर जाओ। कोमल ने अपने ससुर की बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया और कोमल अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर मर्दाना भेष बनाकर जहाज में बैठकर चली गई। 4 दिन के सफर के बाद 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका तो कोमल ने जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। कोमल ने अपने आदमियों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में हैं, इसलिए मैं इसी नगरी में उन्हें खोजती हूँ। तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करो, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी कोमल अपने आदमियों से ये बातें कर ही रही थी कि तभी सामने वही एक आंख वाला आदमी कोमल के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? कोमल ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताओ। तब वो एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 100 स्वर्ण मुद्रा में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा आया या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। लो अपने 100 स्वर्ण मुद्रा और मेरी आंख मुझे वापस करो। कोमल ये सब देखकर समझ गई कि हो ना हो ये एक ठग है और वो ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। कोमल ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही कहीं रखी है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, यहाँ तो बहुत सारी आंखें रखी हुई हैं, लेकिन काका की आंख के मेल वाली आंख हमें मिल ही नहीं रही है। ये सुनकर कोमल बोली, अच्छा, इनके मेल की आंख नहीं मिल रही है तो ऐसा करो कि एक चाकू लेकर आओ और काका की ये दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख ला कर दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब ये सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए। और इतना कहकर वो आदमी वहां से तेजी से भाग निकला। कोमल के आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो नहीं मिला। ये सब देखकर कोमल के साथियों ने कोमल से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। कोमल ने मौके की नजाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा,
बाकी 3 साथियों से कहा, हमारे जहाज की भी तो रखवाली करनी है। इसलिए तुम यहीं इसी जहाज में छुपकर बैठो। कोमल ने अपने पालतू कुत्ते को भी जहाज पर ही छोड़ दिया और अपने 2 साथियों को साथ लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। कोमल अब थोड़ा और आगे बढ़ी तो बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी भी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। कोमल से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से कोमल को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण कोमल उसे एक मर्द ही नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर कोमल ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो सुंदर स्त्री बोली, लगता है कि तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है, हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। कोमल बोली, अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। कोमल को बिठाकर वो औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। कोमल ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने तुरंत गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा कि बिल्ली जहाज की तरफ आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर कोमल के तीनों साथी चौकन्ना हो गए और उन्होंने बिल्ली को लात मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही आकर पलंग के नीचे बैठ गई। दूध पीकर कोमल जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने कोमल से कहा, हे परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। कोमल ने चारों तरफ देखा तो गिलास का कोई अता पता नहीं था। ये देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। उस औरत का नौकर दौड़कर गया और कोतवाल को बुलाकर लाया। कोतवाल ने पूरी बात सुनकर कहा, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसको दे दो। कोमल ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा है, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वो औरत बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली तो वहां पर कोई गिलास नहीं मिला। अब कोमल ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है कि गिलास इसने स्वयं अपने घर में छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली उस सोने के गिलास को मुंह में दबाए बैठी है। कोतवाल को उस औरत पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उस औरत को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कोमल उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी। वहां पर एक आदमी गाने गा रहा था और एक औरत नाच रही थी। कोमल को वो औरत जानी पहचानी लग रही थी। कोमल ने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को बुलाकर लाओ। उसके साथी इन दोनों को बुलाकर लाए। कोमल ने उस आदमी से कहा, तुम्हें ये औरत कहाँ से मिली? तो उसने कहा, ये औरत नहीं है, ये एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का भेष बनाकर नाच गाना करते हैं। अब कोमल ने अपने पति को पहचान लिया, लेकिन रमेश कोमल को नहीं पहचान सका क्योंकि वो मर्दाना भेष में थी। अब कोमल ने रमेश से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकता हूं। रमेश तैयार हो गया। कोमल रमेश को अपने जहाज पर ले आई और अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल ने रमेश को नहलाया और उसके औरत वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब रमेश अपने पुराने अवतार में आ गया था। रमेश बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से जान छूटी। कोमल ने रमेश से कहा, देखो रमेश, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं एक जहाज लेकर बाहर जा रहा हूं और तुम मेरे बाकी के जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन के बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा और अगर मैं 10 दिन बाद वापस लौटकर ना पाया तो मेरा ये जहाज और जहाज पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और अगर वापस नहीं आया तो माल से भरा हुआ जहाज मेरा हो जाएगा। रमेश ने झट से हाँ कर दी। कोमल ने अपने जहाज की जिम्मेदारी रमेश को सौंपकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। ये सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गई। इधर रमेश जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और कोमल जब वापस नहीं आई तो रमेश ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा, इसलिए अब ये माल से भरा हुआ जहाज मेरा हुआ। ये सोचकर वो जहाज को अपने घर की तरफ लेकर चल दिया।
4 दिन का सफर तय करके रमेश अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि मैं इतने दिन घर से दूर रहा, 10 जूते रोज के हिसाब से इतने दिन के कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर रमेश कोमल के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा कर कोमल से कहा, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा। ये सुनकर कोमल की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर रमेश को जैसे आग लग गई। रमेश बोला, तुम हंस क्यों रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। कोमल बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। रमेश ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? कोमल ने कहा, क्या सच में ये धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? ये सुनकर तो रमेश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि इसको ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही कोमल ने वो बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें रमेश के औरत वाले कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें पहनकर रमेश चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही रमेश शर्म से पानी पानी हो गया। वो आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। कोमल ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा हुआ जहाज दिया, वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही थी। रमेश ने जब ये सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और वो हाथ जोड़कर कोमल से माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की मुसीबत में फंसा था। कोमल ने हंसते हुए कहा, तो अब आप 10 जूते नहीं